अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि जनूबी पंजाब और सराइकी इलाके का एक और अहम तरीन इलाका है चोलिस्तान, और उसकी जो जोग्राफियाई, ज़राई और जो मुआशी अहमियत है, अगर हम उस पर बात करें तो ख़ास तौर पर ज़राअत के हवाले से क्या पोटेंशल है, इस वक्त तक हम वहाँ से क्या हासिल कर रहे हैं और हम मुस्तकबिल में वहाँ से ज़राअत के हवाले से क्या ले सकते हैं, कौन सी हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है जिसकी वजह से उस इलाके का जो एक बड़ा लाखों एकड़ रकबा है उसे इस्तेमाल में लाया जा सके। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है और उस इलाके में जो इश्यूज़ हैं उस पर बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मलिक मोहम्मद यूसुफ साहब, जो डायरेक्टर हैं एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हबीब साहब, जो डायरेक्टर हैं वाटर मैनेजमेंट बहावलपुर के। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मलिक मोहम्मद यूसुफ साहब आपसे ही स्टार्ट करता हूँ। आप क्या समझते हैं कि जो उस इलाके की जो इम्पोर्टेंस है, ख़ास तौर पे जोग्राफियाई तो है ही है, लेकिन हम उसकी जो ज़रूरी और मुआशी इम्पोर्टेंस देख सकते हैं वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़े ही अहम मौजू आज आपका है और उस पर और ये अक्सर ये नेगलेक्टेड रहा है हमारा चोलिस्तान का, लेकिन आपने इसको मतलब इस पे बात करने के लिए हमें बुलाया है। चोलिस्तान का जो टोटल एरिया है वो है 2.6 मिलियन हेक्टेयर जी, और ये 3 डिस्ट्रिक्ट पे मतलब मुश्तमिल है। सही। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट इसका तकरीबन 70 to 80% जो है ना वो फॉल करता है बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में, और वो है 1.9 मिलियन हेक्टेयर। रहीम यार खां में वो है जी 0.55 मिलियन हेक्टेयर जी और बहावल नगर में जो है ना 0.15 मिलियन हेक्टेयर। जी। और इसको फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सर, एक है ग्रेटर चोलिस्तान। ग्रेटर चोलिस्तान उसको आम लफ्ज़ों में सराइकी में कहते हैं जी बड़ी रोही, ठीक है। वो बड़े बड़े सैंड ड्यून पे और टीलों पे मुहित है। सही। और एक है लेसर चोलिस्तान। सही। लेसर चोलिस्तान जो है वो है 1.12 मिलियन हेक्टेयर, सही। और जो ग्रेटर है वो है 1.47 मिलियन हेक्टेयर। जी। और ग्रेटर चोलिस्तान में वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो हो नहीं रही सर। वहाँ पे जो हमारा रेंज एग्रो फॉरेस्ट्री और हमारा पास्चर, जिसको हम आम लफ्ज़ों में चरागाहें कहते हैं, उसके लिए ये हमारा बेहतरीन मौजू इलाका है। और टोटल जो लोगों का मेन स्टे है वो है लाइफ स्टॉक। सही। लाइफ स्टॉक चोलिस्तान का एक अहम रुकन है, एग्रीकल्चर का एक अहम कंपोनेंट है, और इसकी एक अपनी अहमियत है कि इस वक्त अगर आप देखें तो आपके साउथ पंजाब की जो मतलब के मवेशी मंडियां हैं ना, उसमें 80% जो एनिमल्स आ रहे हैं वो हमारे चोलिस्तान से हैं। और ये एक मतलब जो है ना बड़ा कंट्रीब्यूटिंग है इसमें, इसका रोल ना सिर्फ उसके मतलब मीट में, मिल्क में और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट में। कैमल है हमारे पास, बड़ी यूनिक ब्रीड है हमारे पास, जिसको मतलब अरब कंट्रीज़ लेके जाते हैं कि मड़ेचा ब्रीड, जो हमारी बीकानेर और मतलब राजस्थान की और उससे मतलब है। तो इसके बाद फिर है हमारा लेसर चोलिस्तान। इसकी डिटेल में बाद में जाएंगे, अभी मैं उसको जस्ट उसकी मतलब जो है ना उसका वो बता रहा हूँ। लेसर चोलिस्तान सर वो एरिया है जो सेमी सैंड ड्यून है, और आलमोस्ट ये एरिया जो है ना जी कि सेमी लेवल्ड है। इसमें डहार भी हैं और इसमें वेजिटेशन भी है। और ये वो एरिया है कि ये तकरीबन उसका 39% ये बनता है टोटल। इस एरिए में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जा सकती हैं, शर्त अगर पानी अवेलेबल हो तो। सही। लेसर चोलिस्तान में फिर आ गया मतलब जो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान बनने के बाद नवाब बहावलपुर ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया कि शाही मुजारा स्कीम के तहत उन्होंने अलाटमेंट की। फिर मुख्तलिफ अदवार में मतलब उसमें कोई 8-10 मतलब उनके हैं, ग्रो मोर स्कीम है, बाकी है। तो उन्होंने वो एरिया अलाट किया चोलिस्तान के
तीनों अजला में। सही। वो एरिया तकरीबन जो है ना 4 से 5 लाख एकड़ बनता है। सही। और अभी जो मौजूदा अलाटमेंट की उन्होंने प्रपोज़ किया है वो भी तकरीबन 93,000 से 1 लाख तक का जो मैंने उनका डॉक्यूमेंट देखा है वो एरिया है। और इसके साथ साथ कुछ एरिया ऐसा है जो यहाँ रिपोर्टेड एरिया नहीं है, लेकिन वो शहदा को और जो है मुख्तलिफ जो मतलब के आर्मी के मतलब जो उनके फलाही इदारे हैं उनके ज़रिए मतलब वो चल रहा है। सही। तो वो भी एग्रीकल्चरल का उसमें एक बड़ा किरदार है। तो ज़रूरी पैदावार में वहाँ गंदम जो है उसकी बड़ी अच्छी पैदावार आ रही है, वहाँ काटन ग्रो हो रही है उसका। ये ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है सर। मैंने 3-4 सहरा देखे हैं, मिस्र में देखा है, इंडिया का राजस्थान देखा है, और बाकी जो है ना हम वीडियो पे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मैंने इतना खूबसूरत सहरा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इट्स अ लाइव डेजर्ट कि आपकी बारिश हो और बारिश के बाद 15 या 20 दिन के अंदर वहाँ हरियाली हो। सही। और ये भी नहीं है कि आपने उसको अबंडेंट किया हुआ है कि वहाँ से लाइफ स्टॉक निकाला हुआ है। इधर से बारिश हुई, इधर से लोगों ने मूवमेंट कर दी, जो जितनी मर्जी ग्रेजिंग हो करते रहें, लेकिन इसमें अल्लाह ने पोटेंशियल रखा है। ठीक है। और वही जो अल्लामा इकबाल का शेर है कि ज़रा सा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। बिल्कुल सही बात है। ये आपने कहा कि मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, और अगर लेकिन आपने अपनी बात में एक सबसे अहम बात की, हर चीज़ के साथ ना एक शर्त लगाई, वो एक ही शर्त थी कि पानी पर अगर हम बात करें डॉक्टर हबीबुल्लाह हबीब साहब, आप क्या समझते हैं कि आप उस चौलिस्तान में और बहावलपुर के एरिया में वाटर मैनेजमेंट को देखते हैं और पानी के बेहतर से बेहतर इस्तेमाल के हवाले से जो हुकूमती पॉलिसी हैं और जो स्कीमें चल रही होती हैं उसको भी, और जिसमें बचत हो सके उसको देखते हैं, आप क्या समझते हैं कि इस चौलिस्तान में जो एग्रीकल्चर पोटेंशियल है उसमें पानी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल क्या हो सकता है, और इस वक्त इम्कानात क्या हैं, पानी का स्टेटस क्या है चौलिस्तान में? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया यहाँ पे। और जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि वो जो लेसर चौलिस्तान है जी सर, जहाँ पे ये चांसेस ज़्यादा हैं एग्रीकल्चर के, उसमें भी कुछ ऐसा चौलिस्तान का एरिया है जहाँ पानी तो अवेलेबल है लेकिन बहुत थोड़ा है जी। यानी अगर किसी के पास 2 लाटें हैं 12.5 एकड़ की, 25 एकड़ रकबा है, तो मैंने जो विज़िट किया है, लोगों से मिला हूँ, तो वो उन्होंने हार्डली 2 एकड़ पे काश्तकारी की हुई है। वहाँ 2 एकड़ के लिए उन्होंने चारा जात लगाए हुए हैं, उससे वो अपने मवेशियों के लिए या थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह करते हैं। मैंने अपनी इंटरवेंशंस वहाँ इंट्रोड्यूस कराई हैं, लोगों को बताया है कि भी आपके पास यही 2 एकड़ का जो पानी है, अगर हम खुला पानी देते हैं खेत को, तो ये ऑलमोस्ट कोई 600 क्यूबिक मीटर पानी बनता है। अच्छा। जो पानी आप 2 एकड़ों को देते हैं। सही। अगर यही पानी आप ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए इस्तेमाल करें जी, तो आप ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, अंडर कल्टीवेशन ला सकते हैं, उसमें आप सब्जियात उगा सकते हैं, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर आप लेके आ सकते हैं सर। और इवन अगर आपने चारा जात भी लगाने हैं तो वो भी रो क्रॉप्स में लगा के उसको भी थोड़ा पानी जैसे जैसे ज़रूरत हो आप दे सकते हैं। जी सर। एक तो ये बड़ी इंटरवेंशन मतलब हो सकती है ड्रिप की। उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट ने, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो सोलर का भी दिया हुआ है कि 50% सब्सिडी पे सोलर इस्तेमाल किया जा सकता है सिर्फ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को चलाने के लिए। अच्छा। अदरवाइज जैसे बराह रास्त वो टरबाइन के लिए अभी तक ना गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ना हम बतौर एग्रीकल्चरिस्ट या एज ए साइंटिस्ट हम उसको रिकमेंड नहीं करते कि इतना ज़्यादा अंडरग्राउंड पानी जो है वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा और बाद में ये हम पीने के लिए भी नहीं बचेगा। सही। एक तो ये मतलब इंटरवेंशन की जा सकती है ड्रिप इरिगेशन, उस थोड़े पानी को इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा एरिया और ज़्यादा सब्जियां उगाई जा सकती हैं, वो इससे बेहतर। दूसरी एक और बड़ी अहम चीज़ जो डॉक्टर साहब ने भी अपनी बात में जिक्र किया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि डारें मौजूद हैं इसके चौलिस्तान के अंदर। डार का वो बड़ा एरिया, बड़ा पक्का, उसकी मतलब इनफिल्ट्रेशन रेट जो है पानी का ज़मीन के अंदर जज्ब होने की रफ्तार इतनी कम है कि आलमोस्ट जो पानी उसमें खड़ा हो जाता है वो नीचे नहीं जाता। सही। एवापो ट्रांसपरेशन होके
उड़ जाए तो और बात है, अदरवाइज़ वो इतनी पर्कुलेशन कम है कि वो मतलब आप 3 महीने के बाद भी अगर बारिश होने के बाद जाएं तो पानी आपको खड़ा मिलता है। बिल्कुल सही। तो वो वहाँ पे मतलब लो लाइंग एरियाज़ में ये हम डेवलप कर सकते हैं पॉन्ड्स। उन पॉन्ड्स में पानी जब भी कभी बारिश हो तो वो जो पानी रन ऑफ हो जाता है, ज़ाय हो जाता है, वो वहाँ इकट्ठा हो, उस पानी को हम उस तालाब के ज़रिए इकट्ठा करके ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए हम उन फसलात, उन रकबों में, उन्हीं डारों में फसलों को उगाई जा सकती हैं। स्पेशली गंदम के जैसे सीज़न है वहाँ पानी कम, गंदम की वैसे भी ज़रूरत हो सके। हमने ड्रिप इरिगेशन में थोड़ी सी मतलब इसमें और टाइम लूँगा आपका जी प्लीज़। ड्रिप इरिगेशन में मैंने इरिगेटेड एरिया में ये कॉटन, ये स्पेशली गंदम के लिए इसको विज़िट किया, देखा। तो 1 एकड़ हमने गंदम उगाई है, जैसे नॉर्मल लोग उसको रोनी किया है, उसके बेड प्रिपेयर किया है और उस पर रो सोइंग में हमने गंदम लगा दिया। एक पानी जो हमने दिया था रोनी के लिए, सही। उसके बाद हमने ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए वहाँ 8 पानी दिए हैं, 8 दफ़ा पानी दिया है। जी सर। और वो पानी जितनी एक इरिगेशन खुले पानी की बनती, उससे आधा पानी 8 इरिगेशन में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। यानी आप ये कह लें कि अगर पानी 4.5 पानी या 5 पानी चाहिए होते हैं, 300 क्यूबिक मीटर के एक पानी, तो ये हमने हार्डली कोई 300 और 150, 450 क्यूबिक मीटर में गंदम ली है 1 एकड़ से। सही। और 43 मांड्स हुई है। सही। और उसकी जो मैंने वाटर प्रोडक्टिविटी निकाली है कि 1 क्यूबिक मीटर से हम कितने किलो मतलब गंदम पैदा हुई है, तो वो हमारी ऑलमोस्ट वर्ल्ड लेवल की जो दुनिया में बेहतरीन प्रोडक्टिविटी दिखाई गई है, गूगल पे मैंने देखा, वो कोई 2.95 है। और हमारी जो हमने कैलकुलेट की है वो भी 2.92 के करीब केजी पर क्यूबिक मीटर। सही। यानी यहाँ हमारा पोटेंशियल तो है, हम ये चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डेजर्ट में भी ये चीज़ें की जा सकती हैं। अच्छा, आपने जो बात की, अगर हम उसको देखें कि अब तक जो भी आबाद इलाका है, अलॉटेड इलाका है, उसमें ये प्रैक्टिस कितनी है, ड्रिप इरिगेशन को कितना एक अडॉप्ट किया है लोगों ने, इस पर बात करते हैं। लेकिन नाज़रीन, छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं चौलिस्तान में ज़राअत का जो पोटेंशियल है वो क्या है और उसके अंदर इश्यूज़ क्या हैं। इस पर ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि कितने बड़े रकबे पर चौलिस्तान में इस वक्त तक जो है ड्रिप इरिगेशन जो है उसका इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ा। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आपकी जो इदारा है वो तो इदारा ही ज़ाहिर है एरिड जोन को आप किस अंदाज में उसको रिसर्च तो कर ही रहे हैं, लेकिन कैसे आप लोगों को फर्टिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। आप पानी का ये जो बेहतर से बेहतर इस्तेमाल का आपकी स्टडी क्या है कि चौलिस्तान में ये ट्रेंड अडॉप्ट किस तेज़ी से किया जा रहा है या नहीं, अभी बहुत स्लो है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, इसलिए आप क्या समझते हैं? इसमें हमारा इदारा पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट इसमें हमने स्टार्ट किए और ये तकरीबन कोई 4-5 हमारे प्रोजेक्ट जो हमारी स्टडीज़ थी और फिर जो है ना हमने इस टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट किया फार्मर पे। जी सर। और उसका मेन मकसद ही यही था कि ये ट्रांसलोकेशन हो टू द एंड यूज़र और उसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करें, और जिसमें डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मतलब जो है ना जी कि इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये भी हमारे शाना बशाना रहे। सर, हमने एक स्टडी ये की कि पानी तो देखें एक बहुत बड़ा मसला है और एरिड जोन का मसला ही पानी का है। सही। एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर हमने ये देखना है कि हमने कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स या क्या क्या ऑप्शंस हमने यूज़ करनी है कि जिससे अवेलेबल वाटर से हम जो है ना उसकी वाटर प्रोडक्टिविटी और क्रॉप प्रोडक्टिविटी को हम इन्हेंस करें। बिल्कुल ठीक। तो उसमें एक तो हमने जो हमारी ट्रीज़ हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की हैं या मतलब हमारा हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं, उसके लिए एक हमने पिचर इरिगेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई। अच्छा। और ड्रिप इरिगेशन
लॉन्ड्री बैग, पिट प्लांटेशन, फरो इरिगेशन, ये तकरीबन कोई हमारी 7-8 किस्म की डिफरेंट टेक्निक्स थी। एज ए रिसर्चर हमने इनमें से देखना था कि ये इसमें हमारी वाटर सेविंग कितनी होती है, और ये हमारी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी हुई, मतलब ये इट्स मतलब जो है ना जी के एसेट्स मतलब एट द नेशनल लेवल। इसके साथ साथ हमने क्या किया कि हमने जो अभी सोलर एनर्जी का है वो हमने डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ की फार्मर फील्ड पे भी हमने 2-3 फार्मर फील्ड को सिलेक्ट किया, वहाँ हमने सिट्रस और ग्राफ्टेड बेर, अच्छा, इसको हमने वहाँ मतलब के लोगों को ट्रेनिंग्स दी। हमारा अपना इस वक्त भी मॉडल फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फार्मर हमारे चोलिस्तान फार्म पे अभी अवेलेबल है, और वो फ्रूटिंग पे अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है, और ये एक हमारी सक्सेस स्टोरी है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूं, क्योंकि मैंने भी वाटर मैनेजमेंट पे इंटरनेशनल आल्डो के प्लेटफॉर्म से अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट के मैंने इंडिया में मतलब ये ट्रेनिंग की। तो हम लोग पानी वैसे भी जनरली हम तकरीबन कोई 50% पानी जो है ना हम ज़ाय कर देते हैं। इसको डॉक्टर साहब इंड्यूस मतलब जो है ना कि ज़रूर मतलब इस बात को मतलब सेकंड करेंगे। हम करते हैं फ्लड इरिगेशन, क्या उसकी एफिशिएंसी है जी? हमारी उसकी एफिशिएंसी जो है ना जी कि 40% है, ठीक है। और फ्लड इरिगेशन को भी हम नीड बेस पे नहीं करते सर, हम बस देखते हैं जी कि पानी आ गया है, क्योंकि हमारे बस में नहीं है, खाले का पानी है और हमारा वारा चला जाएगा, फसल की ज़रूरत है या नहीं है, तो उसको हम मतलब जो है ना जी के लगा देते हैं। वो फिर और एज ए साइंटिस्ट जो है ना वो बजाय साइल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपकी फर्टाइल जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनको लीच डाउन कर देगा। सही। तो एक ये बहुत बड़ी हमें ज़रूरत है फार्मर कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसमें हमने काफ़ी सारा किया। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा आपके इसी तवसत से कहूँगा कि हमने एक बहुत बड़ा यहाँ पे नेशनल लेवल का नेशनल IPM प्रोग्राम चलाया फार्मर ट्रेनिंग का, अच्छा, FAO फंडेड, और उसकी इब्तदा हमने साउथ पंजाब चोलिस्तान बहावलपुर से की। सर, हमने एक्सटेंशन के वहाँ पे जो है ना उनके ऑफिसर को ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग को फैसिलिटेटर दी, हमने फार्मर स्कूल वहाँ पे बनाए, हमने वहाँ पे कम्युनिटीज़ जो है ना जी की ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसमें हमने लोगों को बताया जी कि आपने सीइंग इज बिलीविंग करना है, ये आपकी क्रॉप है। 1 एकड़ हमने सेलेक्ट किया ईच विलेज से, आपकी ये क्रॉप है, आपने इसमें से 25 आपने किसान आपने सेलेक्ट करने हैं, 25 लोगों ने मशावरत करनी है कि इसको पानी कब देना चाहिए, ठीक है। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि लोगों ने 2-2, 3-3 इरीगेशंस पे जो है ना कॉटन ग्रो की, अच्छा, ठीक है। क्योंकि हम मैंने हुआ ना कि हम फ्लड इरिगेशन में तो हम उसको 60% वाटर को मतलब ज़ाय कर देते हैं। अभी एक लेटेस्ट टेक्निक आई है, उसको भी हमारा PRC ने टेस्ट किया है, दैट इज सब सरफेस इरिगेशन। वो इसकी भी इनोवेशन है, ड्रिप इरिगेशन की भी। उसमें ये है कि अंडरग्राउंड हम उसकी लाइन करके और रूट जोन के साथ जाके हमें मीटर लगा के वो पानी जो है ना उसका बाहर एक्सेस भी नहीं है, एवापोरेशन भी नहीं है, मतलब जो है ना, तो उस पर भी हम लोग जा रहे हैं। तो इस तजर्बा कहाँ तक पहुँचा आपका PRC का? ये अभी हमारा जो है ना जी के ट्रायल में है, क्योंकि सब सर्विस इरिगेशन का तो अभी हमारा ट्रायल में है। हमारा NARC उस पर जो हमारा क्लाइमेट चेंज का इदारा है, डॉक्टर बशीर साहब उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे भी मतलब वो हमें सिलेक्शन की एक ट्रेनिंग भी हमारे सेंटर्स को दिलवाई। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि हम आने वाले वक्त का सोच रहे हैं कि अगर ड्रिप इरीगेशन की भी कोई एडवांस मतलब जो है ना जी की चीज़ लेके आनी है तो दैट इज़ द सब सर्फेस इरीगेशन। उसमें आपकी इवेपोट्रांसपिरेशन 0 है ऑलमोस्ट। एक चीज़ ये, एक मैं इसके साथ साथ पानी के हवाले से, क्योंकि ये इशू इस तरह का है, इस पे मैं जितनी बात करूं वो बिल्कुल कम है कि हमें क्रॉप सिलेक्शन पे जाना होगा। सही, ठीक है कि हमने इस इलाके में कौन सी क्रॉप्स लगाई जानी चाहिए, अवेलेबल वाटर के ऊपर हमारी कौन सी, हमने हाई डेल्टा क्रॉप नहीं लगानी कि हमने शुगर केन पे नहीं जाना, हमने उन क्रॉप्स पे भी नहीं जाना जिस तरह राइस है, उनसे हमने बिल्कुल जो है ना उसको बैन करना है कि हमने, क्योंकि जोनिंग करनी है आपको, बिल्कुल क्रॉप जोनिंग की ज़रूरत है सर इस एरिया में भी, इस एरिया में सर। तो ये एक पानी का हो गया। इसके साथ साथ क्योंकि आज हम चोलिस्तान के पोटेंशियल पे बात कर रहे हैं और अपने इंटरवेंशन पे बात कर रहे हैं, तो मेडिसिनल प्लांट का इस पे मतलब आज तक किसी ने नहीं बात की। चोलिस्तान इज़ अ यूनिक हब ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, 2 तरह के, एक नेचुरल ग्रोइंग और एक कल्टिवेटेड मेडिसिनल प्लांट्स। नेचुरल ग्रोइंग में जो है ना उसकी हमने मैपिंग की है, इन्वेंट्री बनाई हुई है, उनको प्रिजर्व कैसे करना है। और एक जो है आपके कल्टीवेटेड जिसमें इसबगोल है, कलवंजी है और सौंफ है, इसके साथ साथ आपका ये तुख्मे बलंगू है, इन पे हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है।
अच्छा। और ये लकीली ये जो हमें मतलब जो है ना फंडिंग हुई ऑस्ट्रेलिया से, उस पे मैंने भी इसकी वैल्यू एडिशन पे यूनिवर्सिटी क्वींसलैंड में हमने एक रिटर्न टू द वर्क प्रोजेक्ट हमने वहाँ सबमिट किया और उस पे हमने फार्मर्स को ट्रेनिंग दी और उसकी कंटिन्यूएशन में इसमें पानी का इस्तेमाल कम से कम है? इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल कम से कम है कि आपका एक इरिगेशन या दो इरिगेशन, ये सारी 3-4 महीनों की क्रॉप हैं और ना सिर्फ पानी का काम है, इन पे फर्टिलाइज़र, इन पे वीडिसाइड, इन पे पेस्टिसाइड, ऑल टाइप ऑफ इनपुट्स, ये जिसको हम कहते हैं लो इनपुट्स क्रॉप हैं ये, और रिटर्न इसका हाई है सर। इसके रिटर्न हाई, इस पे थोड़ी सी मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा, आपका ब्रेक है तो ले लें, नहीं तो मतलब जो है ना इसको नहीं, आप बात करें, इसमें मैं ये कहूँगा कि अभी इसकी एक देखिए ना सक्सेस की हमने फिर बात करनी है जी सर, कि पीआरसी ने एक और इनोवेशन की है कि हमारा इस सब गोल का ये पोटेंशियल है चोलिस्तान का, हासिलपुर, डारावाला, फोटाबास, मरोट, ये सारे चीज़ें और सादकाबाद, यजमान, ये सारे, और ये एरिया श्रिंक होता जा रहा था, हमारे पास प्रोसेसिंग प्लांट नहीं था इसका, इस सब गोल का। अब स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है ना हमारे पीआरसी ने, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसने बना लिया है और वो हमने डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दिए हासिलपुर में। उसमें हमने आपके मीडिया को बुलाया, उसमें हमने स्टेक होल्डर्स को बुलाया, वो चीज़ हमने डिमॉन्स्ट्रेट कर दी और फिर उस पर हमने अभी रिसेंटली हमारा एग्रीकल्चरल एक लिंकेजेस प्रोग्राम है हमारा, उसके थ्रू एक हमारा अभी रिसेंट प्रोजेक्ट चल रहा है 3 साल का कि इस सब गोल की हम एक इसमें इस तरह का ब्रेक थ्रू करें कि हमारे पास अब वैरायटी नहीं है। असल एक और मसला है कि जो आपकी माइनर क्रॉप्स है ना, उन पे तहकीक बहुत कम की गई है, क्योंकि लोग ज़्यादातर मेजर क्रॉप के भी ही फोकस करते हैं। तो इसमें हमारा ये है कि हम इसमें वैरायटीज़ दें, इस वर्ल्ड की भी वैरायटीज़ दें, इसमें वैल्यू एडिशन करें सर। ठीक है, जब इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, क्योंकि ये देखें ये तकरीबन 8 से 12 हज़ार इसका रेट है, इस वक्त भी 10,000 मतलब जो मैंने अभी मंडी से पता किया है फी मन, ठीक है। अब खुद सोच लें कि अगर इस पैदावार क्या आ रही है उस इलाके में एवरेज पैदावार इसकी 8 से 9 मन, पोटेंशियल 12 मन तक है, 5 मन, और इसमें कुछ इश्यूज भी आते हैं, जैसे पानी अपना बारिश हो जाए एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, तो फिर जो है ना उसमें ये काफ़ी सारा इसका लॉस हो जाता है। सही। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जी किसान को एजुकेट करना है कि अगर जो है ना क्लाइमेटीज़ आती हैं, बारिश होती है इस तरह का, तो मतलब जो ना क्रॉप को आपने कैसे मैनेज करना है। अच्छा, क्रॉप को आपने कहा अवेयरनेस कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आप हबीब साहब आप क्या समझते हैं कि वहाँ का अवेयर, आपने पहले ही बात की कि हम ड्रिप इंट्रोड्यूस हमने करवाया है लोगों का, मेरा सवाल फिर वही जो सवाल डॉक्टर साहब से मैंने शुरू में किया था कि लोग वहाँ का जो फार्मर है, ग्रोअर है, वो इन तब्दीलियों को लेके चल रहा है, आगे अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है एक एक्सपेंस है। आपकी जो पॉलिसीज़ क्या हैं, हुकूमत की तरफ से सब्सिडी या इंसेंटिव क्या दिया गया है जिसकी वजह से वो अडॉप्ट करें इन सारी चीज़ों को? पानी के हवाले से वाटर मैनेजमेंट बेहतरीन मतलब इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस कराई हैं, स्पेशली ये जो डेजर्ट कैनाल है जी सर, और इसके आगे सारा ब्रांच सिस्टम है जितना, बेसिकली जब ये शुरू गया था वहाँ तो ये सारा उस वक्त डेजर्ट ही था। सही है। मतलब डेजर्ट आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा डेजर्टिफिकेशन उसकी कम हुई है, इसकी वजह से वहाँ जो वाटर कोर्सेज हैं, जो वाटर कोर्स हम उसको कहते हैं, जो नहर से पानी निकल के खेत तक जाता है, बिल्कुल सही है। वो जो पानी की गुजरगाह है वहाँ बहुत सारा पानी ज़ाया होता है ड्यू टू सीपेज। सही। ऑलमोस्ट 30 से 40% पानी वे लैंडर तक नहीं पहुँचता, वो ज़ाया हो जाता है। उसकी लाइनिंग का एक प्रोग्राम जो है वो हमारा चल रहा है। बहावलपुर का अगर टोटल की हम बात करें, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ कोई ऑलमोस्ट 3500-3600 वाटर कोर्सेज हैं टोटल, जिसमें से हमने कोई 3200 के करीब इनकी लाइनिंग मतलब उनको पुख्ता कर दिया गया। लेकिन ये था कि ये मतलब पूरे पुख्ता नहीं हुए थे। जो जिन इलाकों में पानी ज़ेर ज़मीन मीठा था वहाँ उसकी टोटल लंबाई का 15% पुख्ता किया गया। जहाँ नीचे का पानी ब्रैकेट था वहाँ कोई 30% तक 20% तक इस तरह लाइनिंग हुई। लेकिन लोगों की ज़रूरत ज़्यादा थी कि कम अज़ कम 50% 60% तक लाइनिंग की जाती। तो ये डिबेट की हमारा डायरेक्टरेट जनरल जो है ऑफिस जो है उसने बड़ी मेहनत की और गवर्नमेंट ने इस बात को माना स्टडीज़ के ज़रिए कि वाकई ये फिजिबल भी है कि अगर हम 50% लाइनें कर दें तो ये हमारा अप्रूव हो गया और हम पिछले 2-3 साल से ये 50% लाइनिंग तक पहुँच गए हैं और कर रहे हैं लोगों की। इस दफ़ा भी हमारे, अगर मैं पूरे बहावलपुर डिवीज़न की बात करूँ तो कोई 500 के करीब वाटर कोर्सेज
जो हैं हमने टेकअप किए हुए हैं, जो एडिशनल अच्छा जहाँ जिनकी लाइनें 15% थी, 20 थी, उनको 50% तक ले जाने के लिए हमने उस पर काम किया हुआ। और इस इंटरवेंशन का फ़ायदा इतना है कि अगर एक वाटर कोर्स जो पहले थोड़ा लाइन हुआ है, से 20% तक लाइन हुई है, और अब उसको हम 50% तक ले जाएं, तो 125 क्यूबिक कह लें कि एकड़ फुट पानी जो है वो सालाना सेव हो जाता है। 0.25 एकड़ फुट पानी इस्तेमाल होता है 1 एकड़ को जब इरिगेशन हम करते हैं, यानी 3 इंच। सही। अब ये देख लें कितने जो पानी है, इसको अगर हम मतलब पूरे साल पे डिवाइड करें और पूरी 10-12 इरिगेशन 1 एकड़ को दें, तो ये ऑलमोस्ट हमारे कोई 25-30 एकड़ अजाफी वो पानी मतलब उनके लिए अवेलेबल हो जाता था, हो जाएगा, मतलब हो रहा है इस इंटरवेंशन से। अदरवाइज ये कितना कॉस्टली था, क्या इसमें खर्चा आ रहा है। बाकी इसका जो आप समझते हैं क्या चोलिस्तान को आबाद करने के लिए जो पानी का, एक तो आपने खुद कहा कि मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप समझते हैं कि उस इलाके में ये अगर आप ये अवेयरनेस भी देंगे तो काफ़ी सारा रकबा इस वजह से भी आबाद हो सकता है। आप क्या समझते हैं इसके बारे से? कोई और भी कुछ आप स्कीम्स या कुछ आपके जहन में है? एक स्कीम हमने और इंट्रोड्यूस कराई है, वाटर स्टोरेज पॉन्ड्स। सर वाटर स्टोरेज पॉन्ड्स हमने मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड रखा है कि अभी आप 100 फुट बाई 100 फुट और कोई 6 फुट गहरा कर लें उसको, इस तरह का एक मतलब बना लें। उसके लिए गवर्नमेंट मैक्सिमम 3 लाख रुपया एक पॉन्ड के लिए ज़िम्मेदार को देती है। उसका ख़र्चा तो ज़्यादा हो जाता है। जी जी। तो ये एक इंटरवेंशन है। इस साल भी हमने कोई 70 के करीब वाटर स्टोरेज पॉन्ड्स हम अपने बनाए हैं अच्छा। पूरे डिवीज़न में। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब बारिशें ज़्यादा हो गई, उसको डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि वो एक्सेस पानी उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। ऐसी भी सूरत होती है कि बाज़ वक़्त फसलों को पानी नहीं चाहिए होता, नहर चल रही है, वो पानी को कैसे करें, वो पानी उसमें सेव किया जा सकता है। हर बंदा अपनी बारी का पानी उसमें डाल के स्टोर कर ले। सही। और फिर ऐसी सूरत भी आ जाती है जब ये पानी तो स्टोर रहता है, बंदी हो गई है, कोई और सूरत हाल बन गई है, वो पानी चाहिए फसल को। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यहाँ तो निज़ाम ही नहीं है कि पानी कब दें। अच्छा, लेकिन ये सारी डॉक्टर साहब सारी बात उसके लिए हो रही है जो इस वक्त तक अलॉटेड एरियाज़ हैं, ये सिर्फ वहाँ तक की है। अच्छा, जो इसका और पोटेंशियल है कि जो अभी अलॉट नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर से 10, 15, 20 सालों के बाद की ज़रूरत को देखें, तो इसके ऊपर बात करते हैं कि उसे कैसे मीट किया जा सकता है इन सारी ज़रूरियात को। इस पर बात करते हैं नाज़रीन, लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं चोलिस्तान की तरक्की कैसे मुमकिन है। वो तो उस पर मुख्तलिफ़ चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ज़राअत के हवाले से इसे और कितना एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, इससे कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है, वहाँ जो पोटेंशियल मौजूद है, उस हवाले से अब हमारे प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ फिर दोबारा वापस आते हैं कि अब जो इश्यूज़ हैं उन्हें हम रिज़ॉल्व कैसे करें, इम्कानात को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है, और किन हिस्सों में, किन शोबों में हम बढ़ा सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे हो सकता है अभी भी? हाँ, इसमें सर बहुत पोटेंशियल है सर। और मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी FAO की, उसमें ये चोलिस्तान के पोटेंशियल पे लिखा हुआ था दिस स्काई इज़ द लिमिट, और अभी हमने उसका एक्सप्लोर नहीं किया। तो इसमें हम एक तो देखें, हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर है, वो सिलाइन है, और इसमें हम सिलाइन एक्वाकल्चर की टेक्नोलॉजी हमने भी डिमॉन्स्ट्रेट की। यहाँ पे मुख्तलिफ उसके फ़िश जो है, तिलापिया, रोहू, कैटला, ये सारी हमने वहाँ उनके मुख्तलिफ रेंजेस पे हमने उसको टेस्ट किया, फिर उसकी मंथली और वीकली ग्रोथ देखी। तो अब ये टेक्नोलॉजी जो हमारा डिरावर साइड पे ये काफ़ी सारे पॉइंट्स बने हुए हैं। मतलब कि आपके ही TV चैनल ने भी, आपके कोलीग ने वहाँ उनको उस पर प्रोग्राम भी किया है। तो एक तो मैं ब्रीफली बात करूँगा क्योंकि एरियाज़ काफ़ी सारे हैं, मेरी कोशिश होगी कि सबको हम टच कर लें। कि एक सिलाइन एक्वाकल्चर को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ब्रैकिश वाटर पे, और ये तकरीबन जो है ना 1200 से 12,000 से 18,000 ppm तक ये टॉलरेट कर सकती हैं। इसके साथ साथ हमने ये जो एरिड हॉर्टिकल्चर है हमारा, इसका बड़ा पोटेंशियल है सर।
आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारा जो चोलिस्तान का एरिया है नेबरिंग यजमान का, इसने 3 साल पहले सिट्रस में पंजाब में टॉप किया था। हालांकि सिट्रस तो ग्रोइंग एरिया तो मतलब जो है ना जी कि वो सारी वैली वो है सरगोदा की, और वो मतलब के, और मुझे ये मौका मिला कि वो जो हमारे हीरो थे, मैं उसको हीरो कहता हूँ कि जी कि जिसने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, हमने उसके लिए प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की और उन्होंने मेरे हाथ से लिया। तो ये सिट्रस चाहे यजमान का चोलिस्तान हो या हमारा मतलब लेसर चोलिस्तान हो, हम इसको ड्रिप इरिगेशन पे कर सकते हैं। अच्छा। बेर है ग्राफ्टेड, हमने उस तकरीबन कोई 9-10 इंट्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे बेर की वैरायटी, जिसमें किराला है, सूफन है, और बड़ी ज़बरदस्त डिलीशियस हैं, और उनकी मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा है। हमारा जो हॉर्टिकल्चर का सेक्शन है हमारा पंजाब गवर्नमेंट का, उन्होंने की हैं। तो एरिड हॉर्टिकल्चर फालसा का बड़ा है वहाँ पे स्कोप। ये वो क्रॉप हैं जो मतलब लो वाटर रिक्वायरमेंट है, और सिलाइन वाटर को भी मार्जिनली ये मतलब रेजिस्टेंट टू सिलाइन वाटर है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने एग्रो फॉरेस्ट्री को, मतलब ये वो एरियाज़ हैं जो इरीगेटेड से हट के हैं हमारा, मतलब जिसको हम कह सकते हैं जी कि जो हमारे नेचुरल पास्चर्स हैं या चरागाहें हैं, हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पास्चर। अच्छा अच्छा, आप एक चीज़ को हम शायद भूल रहे हैं, या शायद मैं उसको इजाफा करना चाहूँ, तो क्या हम अंगूर के इम्कानात वहाँ पे क्या हैं? ग्रेप्स वैली का साबिका हुकूमत ने कहा था कि हम इसको बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसका भी इम्कानात हैं? इम्कानात सब चीज़ों के हैं। मसला ये है कि हम उस वक़्त तक कोई चीज़ इंट्रोड्यूस ना करें जब तक पहले हम उसको तजर्बात ना कर लें। सर, अंगूर यहाँ लगे और प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे आया, और उसको हम लोगों ने भी उस पर ट्रायल किए। वो तकरीबन मैं उसको कहूँगा, अगर मैं अपने रिज़ल्ट पे कहूँ तो वो इट वाज नॉट अ सक्सेस स्टोरी। अच्छा। इसके साथ साथ और ऑप्शंस हैं। आप जो है ना यहाँ पे आड़ू का मतलब जो है वो कल्टीवेट कर सकते हैं। आपका जो पोटेंशियल एरिया है अनार का, हम उस पे क्यों जाएं? जो चीज़ें मतलब हम वहाँ से लेके हैं, हम उन चीज़ों को ही मतलब जो है ना जी के फोकस करें जो यहाँ की नेटिव हैं, उनको मतलब हम और ज़्यादा प्रमोट करें, वाटर सेविंग पे उसको लेके आएँ, या फार्मर की अवेयरनेस करें कि जी कि हाउ टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ दैट फ्रूट। तो एक तो ये हॉर्टिकल्चर का है, जैसे मैंने मेडिसिनल प्लांट्स का कहा कि जी कि ये वो एरिया जो सैंडी साइल है जहाँ पे मार्जिनली बैरन ज़मीन है, उस पे ये हो जाते हैं। फिर इसके साथ साथ एग्रो फॉरेस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप। अच्छा। और एग्रो फॉरेस्ट्री जो है ना ये प्रॉफिट बिजनेस है। सर, आप वो तो है ना जी कि अगर आपने शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है तो आप क्रॉप लगा लें, अगर आपने मीडियम टर्म करनी है तो फिर एग्रो फॉरेस्ट्री, अगर लॉन्ग टर्म करनी है तो फिर एजुकेशन पे मतलब जो है ना जी के, तो ये आपका रिटर्न 10-12 साल के बाद का है, लेकिन ये कमाल का है। और ये अब तो विजन भी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कि ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, उसके लिए जो ये हमारा चोलिस्तान है इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप। और हमने इसमें एक नया मतलब अकेसिया की एक इंट्रोड्यूस किया, अकेसिया एम्प्लीसेप्स, जो अब बहुत सारे एरिया में लगी हुई है, हमारे लाइफ स्टॉक के फार्म पे लगी हुई है। ये एक हमारे डॉक्टर साहब PhD करने गए तो ये वहाँ से ये स्पीशीज़ लेके आए, एरिड जोन ने इसको यहाँ एक्लिमेटाइज किया। ये लीफी है, बायोमास बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ हम वो ट्रेडिशनल चीज़ें कि हम मोरिंगा को यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने अभी PRC के तवस्सुत से हमने यहाँ ऑलिव की तकरीबन कोई 3 एकड़ अडॉप्टेबिलिटी ट्रायल लगाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल हमारी कोई 4-5 वेराइटीज़ ने उस पर ज़बरदस्त फ्रूटिंग की है। हम ये भी देख रहे हैं कि ऑलिव अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि ये रेजिस्टेंट है, ड्राउट रेजिस्टेंट है, कि अगर ये इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर जो है ना ये अगर इसको मतलब 6 माह तक भी पानी नहीं लगता ना, तो वंस मतलब ये पौधा अगर 10-12 साल का हो जाता है, और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, 300 साल, 200 साल, 250 साल मतलब जो है ना पुराने इनके हैं। तो ऑलिव का यहाँ पे पोटेंशियल है, लाइफ स्टॉक का पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो ये सारी ऑप्शंस हैं जिस पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। बहुत मतलब इदारों ने काम भी किया है, और इसमें ये हम इदारों को आपस में हमारी कोऑर्डिनेशन जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि हमारे इदारे हैं, हमारी लाइफ स्टॉक के साथ चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल है, और मेन स्टेक होल्डर है उनका, तो मतलब कि जिसको कह लें कि ये टोटल चोलिस्तान की डेवलपमेंट उनके थ्रू हो रही है। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी,
हमारी ये जो क्यूवास की यूनिवर्सिटी है, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड वेटनरी साइंसेस, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर जो हमारा वाटर मैनेजमेंट का है, एरिड जोन का, तो ये जॉइंट हमारी कोऑर्डिनेशन के साथ जब हम मिल के कोई इस तरह का हम इंटरवेंशन करेंगे। अच्छा, इसमें मैं एक और भी मिल के करेंगे जी, लेकिन आप समझते हैं कि अभी कहीं गैप्स हैं जिन्हें ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है? बिल्कुल है सर। देखें, ये तो हर वक्त इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, हमारी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो लो है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो इरीगेटेड एरियाज़ की है चोलिस्तान की। बहुत सारे रीज़न्स हैं, उस पर मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उसको बढ़ाया जा सकता है। कॉटन आपकी वहाँ से शुरू हुई, उकाड़ा से ख़त्म होती होती आपका जो है ना जी कि ये दरिया क्रॉस कर चुकी है। बिल्कुल। जो हमारी कॉटन चोलिस्तान में लग रही है, यहाँ आपकी 2.5-3 मन, 4 मन, 5 मन आई, वहाँ जो है ना 15 से 20-30 मन तक भी हमारी एवरेज रही। सही। अच्छा, लोग ये देख रहे हैं कि बहावलपुर डिवीज़न जो है, ख़ास तौर पे चोलिस्तान का जो एरिया है, ये एक नया कॉटन का वहाँ पोटेंशियल मौजूद है और उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर मैं डॉक्टर हबीब साहब आपसे बात करूँ कि अगर इस तरह की मेन क्रॉप कोई इधर शिफ्ट होती है, उसका एक मेजर शिफ्ट आता है, तो क्या हमारे जो इस वक्त अवेलेबल पानी है और जो उसके पानी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल एक मेजर क्रॉप को आप इख्तियार कर सकता है, उसका बोझ उठा सकता है, या हमें रिसोर्सेज को और जनरेट करवाना पड़ेगा कहीं से? आपने ये मतलब बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये वो एरिया था जहाँ कॉटन ही हुआ करती थी सर। गन्ना तो था लेकिन बड़ा कम था। अब रहीम यार खां एरिया जो है वो उसमें गन्ने ने बड़ा शेयर ले लिया है। अगर हम ये गन्ने को ज़रा कम कर दें और कॉटन की तरफ आ जाएं तो हमारे पास जो पानी के वसाइल हैं, जो एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहा है गन्ना, वो हम कॉटन में इस्तेमाल करके कर सकते हैं। सही। कोई मतलब वो जो हमारा खोया हुआ स्टेटस है। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट बात की थी हमने पहले हिस्से में प्रोग्राम के कि जी क्रॉप जोनिंग की जब हम बात करते हैं, ख़ास तौर पे अगर हमने चोलिस्तान में एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाना है, तो हमें उसकी जोनिंग का ख्याल रखना पड़ेगा, ख़ास तौर पे क्रॉप जोनिंग का। डॉक्टर साहब, ऐसे ही है कि आप जैसे आपने कहा कि बहुत सी पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल वाली, जैसे राइस की आपने बात की, गन्ने की बात की कि इन फसलों को बैन करना पड़ेगा इस एरिया में। मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा इस पर रिस्पॉन्स करूँगा। जी सर। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की जैतून की और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की। जी। हमारा एक अदारा है बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में। उन्होंने ये जैतून की नर्सरी और इसके पौधे डेवलप करने में इब्तदाई तौर पे तो NARC ने काम किया था और उसके बाद इन लोगों ने इसको बड़े हाई पैमाने पर इंट्रोड्यूस कराया। फिर मैं समझता हूँ कि इसकी कामयाबी का सेहरा जो हज़ारों एकड़ों पे अब फैल गया है, वो जाता है ड्रिप इरिगेशन। अच्छा। ड्रिप वो एरिया जो आपका सारा ये अपर एरिया है, जी सर, जो बरानी था, जो पानी मतलब अक्सर उधर बारिश होती है तो वो रन ऑफ होके इधर उधर ज़ाय हो जाता था। अब लोगों ने उसको स्टोर किया, उसको ड्रिप के ज़रिए वो पौधे जो वो बरानी रिसर्च से लेके उन्होंने 10 बाई 10 फुट पे, 15 फुट पे, 20 फुट पे पौधे लाइनों में लगा के ड्रिप लगा दी। अब हज़ारों एकड़ जैतून हमारे मुल्क में प्रोडक्शन पे भी आ गया है। सही। बहुत सारा अगले 1-2 सालों में आ जाएगा। सही। उसमें यानी मैं समझता हूँ, मैं इससे पहले डायरेक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था लाहौर में सर, तो मेरा उधर विज़िट होता था। माशाल्लाह इसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये कोऑर्डिनेशन, मतलब मैं समझता हूँ कि उन्होंने पौधा डेवलप किया, फार्मर की उसने इसमें इंटरवीन किया, उसमें पैसा लगाया उसको, और ड्रिप इरिगेशन जो टेक्नोलॉजी है वाटर। अच्छा, तो आप कहने का मतलब ये कि चोलिस्तान में इसको हम कर सकते हैं अगर और हुकूमत उसको देखे तो? हाँ, इसमें जैसे कुछ वैरायटियाँ हैं, अरबी की उन्हें एक वैरायटी डॉक्टर साहब शायद इसको ज़्यादा जानते होंगे मुझसे, क्योंकि NRC से मुतल्लिक़ रहे हैं। तो जो वो वैरायटियाँ जो इस इलाके में हो सकती हैं वो इंट्रोड्यूस कराई जा सकती हैं। कर सकते हैं। अच्छा सर, डॉक्टर साहब आखिरी बात मर्जी से आप हम इसको समराइज़ करें कि जो हम पोटेंशियल देख रहे हैं, किन 2-3 चीज़ों को मुख्तसर से अगर बता सकें, इसी फोकस कर लें अगले 10-12 साल के लिए, तो चोलिस्तान का मैक्सिमम हम पोटेंशियल एग्रीकल्चर का बढ़ा सकते हैं?
सर लाइफ स्टॉक की जो है ना प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने की ज़रूरत है सर। ब्रीड इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसके साथ साथ जो हमारी क्रॉप जोनिंग की जो हमने बात की है वो हमें करनी पड़ेगी। जो हमारी हाई डेल्टा क्रॉप हैं उसको मतलब हमें बैन करना पड़ेगा सर। और फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है सर। जब तक हम जो भी चीज़ डेवलप कर लें कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें अगर हमने उसको फार्मर की जो है ना कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की उसके फार्मर को हमने स्ट्रेंथन नहीं किया उसकी हमने स्किल को इन्हांस नहीं किया तो तब तक चोलिस्तान क्या हमारा इरिगेटेड एरिया भी है तो उसमें हम जो है ना कि वो ख्वाब पूरा ना हो सके हम फूड सिक्योर जो हम कंट्री कहते हैं ना जी। और मैं आपको एक इस यहाँ इजाफा करूँ कि ये जो हमारा चोलिस्तान है ना ये हमारी फ्यूचर फूड बास्केट है सर। ठीक है। ये अल्लाह ताला ने एक हमारे लिए एक तोहफ़ा रखा हुआ है कि हो सकता है हम मतलब हमारी आने वाली नस्लें इसको देखें क्योंकि ज़मीन मैंने पहले कहा है कि ये बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन के मतलब कि जिस जहाँ बारिश और 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद सब्ज़ा हो जाए तो इससे बढ़ के और क्या ज़मीन ज़रख़ेज़ हो सकती है। तो इसको गवर्नमेंट लेवल पे और हमारे इदारों को ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी वहाँ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए कि जिससे हम कम पानी के साथ यानी कि मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्टिविटी वाटर प्रोडक्टिविटी हम हासिल कर सकते हैं। लाइफ स्टॉक के पोटेंशियल को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं मेडिसिनल प्लांट्स को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और एग्रो जो है हमारी ये रेंज एंड एग्रो फॉरेस्ट्री को इसको भी हमने मतलब जो है ना जी कि ये इसको कर सकते हैं। तो ये अगर हम इस पे ही फोकस कर लेना तो इससे काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आ सकती है इस एरिया में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिक मोहम्मद यूसुफ साहब आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर हबीबुल्लाह हबीब साहब आपका शुक्रिया आपने दोनों ने हमें भावलपुर से ज्वाइन किया इस प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पे। और हमने क्योंकि इस प्रोग्राम में बात की कि चोलिस्तान का एग्रीकल्चर पोटेंशियल लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पानी और पानी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल सेविंग के साथ और उसके साथ उस इलाके में ख़ास तौर पे जो पोटेंशियल है उन फसलों का या उन पौधों का जो जिससे आप ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है जो पानी सबसे कम इस्तेमाल करे और क्रॉप जोनिंग वहाँ भी करने की ज़रूरत है तभी जाके इसके पोटेंशियल को आप इस्तेमाल कर सकेंगे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं चोलिस्तान के हवाले से। नाज़रीन इसके साथ ही अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।